हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आई होप कि जो टॉपिक हमने कल किया था थर्मोडायनेमिक्स का वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो उसी में हम आज आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा अबाउट द हीट कैपेसिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको डीपीपी व्हाट्सएप ग्रुप पे दी है। उस डीपीपी के अंदर भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद अब तक आपसे सोल्व ना हुए हों। तो अब आज के टॉपिक के बाद आई थिंक वो आपसे अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। और आगे भी जो टीपी में क्वेश्चन आपके हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे ऐसे थर्मोडायनेमिक्स के। जितने दे रहा हूँ उसको ट्राई करते रहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की। जिस भी चैप्टर के हम आपको डीपीपी देंगे सबकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कंपटीशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका रुकेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। यही अपना लॉजिक है, ये अपनी थ्योरी है कि बातें कम काम ज्यादा। तो काम ज्यादा करते हैं। देखिए भाई, कल छोटी सी मिस्टेक हो गई, शायद फ्लो में हो गई होगी, ऐसे बोलते बोलते ही नहीं ध्यान रखा होगा शायद। क्या आपको मैं बता रहा, जो हीट कैपेसिटी आपका होता है, मुझे बाद में चेक किया मुझे कि स्टूडेंट है सर वो किस तरह से हो रहा है, तो मुझे मेरा ध्यान गया उस बात पर। तो मैंने वीडियो चेक की तो वो ऐसे फ्लो में निकल गया इस तरीके से। जो हीट कैपेसिटी आपको होता है बेटा, हीट कैपेसिटी आपका एक तो नॉर्मल सी बात ये है कि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट डिपेंडेंट होती है। और अगर वो अमाउंट डिपेंड होती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मैं कल फ्लो में उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है बोल गया था, बट उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, एंड मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। मुझे एक बच्चे का आंसर आया कि सर ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। नहीं बेटा, दोनों प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव होती हैं। बोथ दीज प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? अगर ये प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी अगर आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि मैंने आपको जब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी यूनिट में पर मोल, पर किलोग्राम, पर लीटर कुछ भी आ जाए तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाती है। और इसमें यही हो रहा है। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या कर रहे हैं, क्यू बाय में टी और साथ में क्या लिख रहा था, यहां पर एम लिख रहा था। एम क्या है? मास। तो जब इसकी यूनिट में लिखूंगा जूल पर केल्विन, ये तो इसकी यूनिट हो गई हीट कैपेसिटी की। साथ में क्या लिखूंगा? पर ग्राम या पर किलोग्राम। देखिए, पर ग्राम या पर किलोग्राम आ गया। ये प्रॉपर्टी कैसी है? एक्सटेंसिव है। दैट मींस कि इसके साथ अब ये पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए आ गया ना सर, फिक्स कर दिया हमने कि 1 ग्राम के लिए करना है। तो इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी बन गई आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। सेम बात आप मोलर के लिए बोल सकते हो। जब मैं इसकी लिखूंगा मोलर के लिए तो जूल पर केल्विन पर मोल लिखूंगा। तो क्योंकि पर मोल लिख रहा हूं इसका मतलब ये भी कैसी प्रॉपर्टी आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, पेपर में आपसे पूछ लेते हैं। हीट कैपेसिटी जो है आपकी दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी जो आपकी होती है बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक है थोड़ा सा जो आपको बता रहा था कल आपको, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। जो मिस्टेक हुई वो आपको मैंने करेक्ट करके बता दी। आई होप कि आप ज्यादा उसको वैल्यू नहीं दोगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है, अब जानने के बाद। तो चलिए इसको साफ करते हैं और अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा लगता है, इसमें नहीं है। ट्राई करते हैं। चलिए भाई, अब थोड़ी सी बात और करते हैं। हमें अब दो तरह की हीट कैपेसिटी निकालनी है, खासकर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं या सिंपली हीट कैपेसिटी की बात कर सकते हैं हम, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। पहले मैं आपको मोलर समझा देता हूं, उसके बाद आप नॉर्मल समझ जाएंगे। तो हमें आज एक तो कैलकुलेट करनी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले तो हम आज ये कैलकुलेट करेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, देखिए भाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को, बड़ा अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो du होता है हमारा दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और माइनस पी डेल्टा वी, है ना, यही होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम कैसी है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि dv क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया? इसको हमने 0 मान लिया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं
डेल्टा टी से, मतलब चेंज इन टेम्परेचर से, है ना। तो ये क्वांटिटी क्या होती है, दैट इज हीट कैपेसिटी। लेकिन ये कब आई है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी नॉर्मल सी बात है, किस पे रहेगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या बन गई, सी वी। वी मींस एट कांस्टेंट वैल्यूम, जो वैल्यू पे जो हीट कैपेसिटी आएगी, और इक्वल किसके हो रही है हमारी, डी यू बाय dt के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। अब यहां से एक बात देखिए बेटा, ये जो मेरे पास आ रही है, इट इज हीट कैपेसिटी, नॉट मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी होती, अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता, बताइए बेटा। इसको क्या करता, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करता, कल हमने ऐसे ही किया था। इसको क्या करता, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करता। तो उस केस में हमारे पास यहां से क्या होता, ये क्या बन जाती, इसको हम लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमारी किसके बराबर होती है, डी यू बाय डी टी के। अगर एन हमारा 1 हो जाए तो उस केस में हमारी जो हीट कैपेसिटी है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, डी यू बाय डी टी के। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहां से हम डी यू निकाल सकते हैं भाई। डी यू हमारा क्या होगा, डी यू हमारा होगा नंबर ऑफ मोल एन, ये देखिए एन है आपका, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई बाय सी वी हीट कैपेसिटी इनटू में dt. This is the very important relation to calculate the du, which is equal to n into cv into में dt। कुछ भी नहीं किया है, dt को इधर ले आया, dt को इधर ले आया, ओके। हाँ, अगर आप इस तरह से निकाल तो वो भी निकाल सकते हो। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू cvm इंटू में dt भी कर सकते हो आप, बट इसकी बजाय आप इसको करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डीप में नहीं है। फिलहाल आप इसके लिए डिस्कशन कर सकते हो कि du जो हमारा होता है वो n इंटू में cv इंटू में dt होता है, या जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमारी du बाय dt के इक्वल होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके से सेम तरीके से अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं भैया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जिस तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाली वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। देखिए भाई, एच हमारे पास क्या होता था, एच हमारे पास होता था U प्लस पीवी, है ना, U प्लस पीवी। क्लियर। तो यहां से DH कितना होगा, DH हमारा होगा DU प्लस पी डीवी, है ना, यही होगा। तो यहां से हमें पता था कि जो इंथैल्पी में चेंज आता है वो कहां आता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आपका इंथैल्पी में चेंज हमें देखने को मिलता है ना। तो जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करता हूं, इसको भी मैं dt से डिवाइड कर लेता हूं, इसको भी मैं dt से डिवाइड कर लेता हूं, वो सब सोल्व कर, इसको भी मैं dt से डिवाइड कर लूंगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो वो सब करने के बाद हमें आखिर में जो है, अभी देखिए इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं। देखिए इसको अगर मैं और इजीली समझाऊं आपको, यहां से आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, इसको मैं अगर थोड़ा सा इजीली समझाता हूं आपको, सब फायदा होगा। देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट में चेंज होगा वो हमारा डेल्टा एच के इक्वल होगा। बताया था मैंने कल, इंथैल्पी में चेंज बताया था कि जो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट में चेंज आता है सिस्टम की, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। हम यू के लिए कर सकते थे ये बात कि भाई क्यू वी जो होता था हमारा वो डेल्टा यू होता था, है ना। सेम बात मैंने यहां अप्लाई कर ली। तो यहां अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं इस तरीके से तो बात तो वही बनती, हाँ। तो यहां भी मैं वही कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर डेल्टा क्यू बाय में dt करता हूं, ठीक है, ये क्या है, क्यू भी क्या है, हीट चेंज है भाई ये, तो इसलिए मैं यहां पर डेल्टा क्यू लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय में डेल्टा पे तो डी कर लीजिए यहाँ पे अब, क्योंकि हमें डी में चाहिए। टी में कर सकते हो, डेल्टा में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा ठीक लगता है। देखिए ये हम कब कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जब प्रेशर क्या है हमारा कांस्टेंट है। दैट मींस कि ये किसके इक्वल हो गया हमारा, हीट कैपेसिटी।
एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट कैपेसिटी हमारी होती है वो हमारी इसके इक्वल होती है, या इसी तरह अगर हमें मोलर निकालनी होती तो मोलर भी निकाल सकते थे। तो यहां से अगर हम मोलर निकाल के देखते तो मोलर हमारे पास कैसे आएगी, देखिए यहां से, चलिए जब हम सीपीएम लिखते तो 1 मोलर के लिए लिखते हैं, ठीक है, एन से डिवाइड करते हैं ना मोलर में। तो यहां से हमारे पास डीएच क्या आता है, यहां से हमारे पास डीएच आता है सी एन इंटू में सीपी इंटू में डीटी। अगर हम सीपी ले रहे हैं तो अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 कर देते हैं यहां पर तो हमारा अलग केस बनेगा, वो सीपीएम बन जाएगा। तो ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया डीएच निकालने का, दैट इज डीएच इक्वल टू एन इंटू में सीपी इंटू में डीटी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो डीयू वाला कि डीयू हमारा होता है सीवी इंटू में डीटी के इक्वल, और डीएच हमारा होता है एन इंटू में सीपी इंटू में डीटी के इक्वल। तो ये 2 रिलेशन आपके हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, आपके काम के हैं भैया, बहुत ज्यादा काम के आपके हैं। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपसे कोई पूछता है तो आप लिखोगे डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर आप लिखोगे सीपी पूछता है दैट मींस की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पूछता है तो डीएच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये 2 क्वांटिटी हैं जो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा और आगे बताते हैं काम की चीजें। देखिए भाई, एक टॉपिक आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडल गैस। ठीक है, आइडल गैस के लिए सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो मुझे आपको बताना है। ओके, देखिए भाई बड़ा आसान सा है। अब हम उस टॉपिक को दूसरे कैसे कर सकते हैं। देखिए एच हमारे पास क्या था, यू प्लस पी डेल्टा वी, सॉरी पीवी, ये था, है ना। तो पीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आइडल गैस है तो पीवी की जगह हम एनआरटी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर मैं अगर एनआरटी लिखता हूं तो एच बिकम्स यू प्लस एन आरटी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर एंड डी टी। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं विद dt ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, dh बाई डी टी इज इक्वल टू du बाई डी टी। अच्छा खास बात देखिए भाई, इसमें प्लस n r बच गया, dt कैंसिल हो गया। ओके, अब ये जो क्वांटिटी होती है हमारी, ये किसके इक्वल होती है, सी पी के। ये बराबर किसके होती है, सी वी के प्लस एन आर। तो यहां से सीपी माइनस सीवी कितना आ गया, एन आर। दिस इज द रिलेशन फॉर एन आइडल गैस। इफ वी टेक एन इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ मोल हमारे 1 है, तो उस केस में हमारा सीपी माइनस सीवी क्या बन जाएगा, जस्ट बिकम्स इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है। अच्छा जी, अब एक बात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सीपी की जो वैल्यू होती है, सीपी की जो वैल्यू होती है, वाई सीपी हैव हायर वैल्यू देन सीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वाई सीपी हैव हायर वैल्यू देन सीवी। देखिए कहां से पूछा है मैंने क्वेश्चन, यहां से देखिए, जब मैं यहां से सीपी निकाल रहा हूं तो यहां से हमारे पास सीपी क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास सीपी आ रहा है सीवी प्लस एनआर। मतलब जब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ ऐड कर रहा हूं तब जाके सीपी आ रहा है। दैट मींस कि सीपी की जो वैल्यू है वो सीवी से ज्यादा होगी, है ना। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर सीवी की वैल्यू 5 है, 5 में मान लीजिए मैंने ये 2 जोड़ा तो तभी जाके तो सीपी आएगा, 7 आ रहा है, मतलब सीपी जो है वो सीवी से तो ज्यादा है। तो मैंने आपसे वही क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि जो सीपी हमारा है उसकी वैल्यू सीवी से ज्यादा क्यों होती है, वाई सीपी हैव हायर वैल्यू देन सीवी। इसका रीजन आपको मुझे
देना होगा, कमेंट्स के अंदर बताइएगा मुझे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जिसने ज्वाइन किया वो वहां मुझे बताइएगा आंसर इसके। सभी अपने अपने ट्राई कीजिएगा, गूगल से मत कोशिश कर लीजिएगा भैया कि भाई गूगल पे जाएंगे और वहां टाइप करेंगे डिशिंग और आंसर आएगा डिशिंग, कॉपी पेस्ट किया डिशिंग और डाल दिया डिशिंग। नहीं, वो नहीं चाहिए। खुद का दिमाग लगाइए, जितना खुद का दिमाग लगाओगे उतना बेटर है आपके लिए, उतने आपके पेज खुल जाएंगे दिमाग के सारे स्क्रू खुल जाएंगे दिमाग के, और चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। गूगल की हेल्प लोगे तो गूगल आपके पेज को और कस देगा अच्छे से, क्योंकि वो खोलने की तो हेल्प ही नहीं कर रहा, और कस देगा अच्छे से। तो उस केस में फिर आपका दिमाग धीरे 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 ठप होता जाएगा। तो गूगल का ऑप्शन सबसे लास्ट में रखा कीजिए, जब आपके सारे पेज खुल के कहीं गुम हो चुके हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तब गूगल को ढूंढिए कि हाँ भाई आओ और हमारे पेज वापस से लगाओ। लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए खुद ढूंढने की आंसर, क्योंकि आंसर जो है इन सब बातों में ही छुपा होता है, जो आपको बताई होती है, कहीं बाहर से नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, क्या बताया था मैंने, किस वीडियो में क्या बताया था, उसके बाद शायद आपको इसका आंसर मिल जाए। वो लंबा चौड़ा आंसर नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन आंसर तो है भैया, तो ढूंढना तो पड़ेगा भैया। ठीक है, तो हिंट देता हूं कि आज वाले टॉपिक से शायद आपको क्लियर हो जाए इसका आंसर, बट फिर भी क्योंकि पढ़ाई आपने आज सीपी और सीवी, तो हो सकता है कि यहीं से आपको इसका आंसर क्लियर हो जाए। जिसने मुझे इसका आंसर दे दिया, जिस बच्चे का आंसर ठीक आ गया, उस बच्चे को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी, तो वो शुभकामनाएं रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए भाई, अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताते हैं। मैं क्वेश्चन साफ नहीं कर रहा हूं, इसको यहीं लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि हाँ सबने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर देना ही देना है। तो जो मुझे इसका आंसर दे देगा उस बच्चे को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दी जाएंगी। ठीक है, चलिए जी। तो हाँ, एक चीज और, आपकी बुक्स में शायद हो शायद ना हो, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं, आई थिंक एनसीईआरटी में तो नहीं उन्होंने टॉपिक को डिस्कस किया होता, बट फिर भी क्योंकि नीट वगैरह में आ जाता है टॉपिक, उससे क्वेश्चन मिलते हैं नीट में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम सीपी और सीवी की रेशियो निकालते हैं, इफ वी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सीवी एंड सीवी, वो हमें एक रेशियो जो है वो इसके बुलाते हैं, गामा, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, और ये गामा हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द एटमोसिटी ऑफ गैस, एटमोसिटी आपको पता हुआ क्या होती है, कितने एटम है किसी गैस मॉलिक्यूल में, 1 2 या 3। ठीक है, उसको अपनी गामा रेशियो से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं, एक थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी तरीका निकालने में। जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर कोई पार्टिकल है, वो 3 तरह के मोशन शो कर सकता है भैया, ट्रांसलेशनल, ठीक है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो 3 तरह से मोशन शो करता है, या तो ट्रांसलेशनल, साथ में रोटेशनल भी और साथ में वाइब्रेशनल भी। ठीक है, 3 तरह का मोशन करता है। हाँ, जो आपकी मोनो एटॉमिक गैस होती है भैया, मोनो एटॉमिक गैस जो होती हैं, मोनो एटॉमिक गैस आपकी ये दोनों मोशन शो नहीं करती है, इट जस्ट ओनली शो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल शो नहीं करती है मोनो एटॉमिक गैस, जस्ट मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन। इस तरह की जो गैस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही शो करती हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन शो नहीं करती हैं। अब एक बात ध्यान देखिएगा कि भैया ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो उसमें नॉर्मल सी बात है, उसके पास एनर्जी है और एनर्जी के लिए तो मोशन लगा रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो इसका एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, वो 1/2 kT का होता है। इट इज द कंट्रीब्यूशन इन एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ये होता है। ठीक है, किसके लिए है ये, ट्रांसलेशनल के लिए है। मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं भाई इस टॉपिक पे, मुझे थोड़ा लगा कि बच्चों को बताना चाहिए थोड़ा सा ये। तो ये सबके लिए है, ये सिर्फ +1 के लिए नहीं है, ये आप कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है वो भी इसको समझ सकते हैं अच्छे से, वहां भी काम आता है आपके। इसके अलावा हायर क्लासेस में भी समझ सकते हो आप इसको, ये हर जगह काम आता है आपका टॉपिक, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूं ताकि आगे जाके आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो इंटरनल में चेंज होता है आपका, वो ट्रांसलेशन के लिए 1/2 kT का होता है। ओके, इसके अलावा जो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं टोटल वो 3 होते हैं। तो टोटल कितना हुआ कंट्रीब्यूशन, 3/2 kT का हुआ। जो पार्टिकल है वो 3 डायरेक्शन में आ सकता है ना, एक्स में, वाई में या जेड में। तो इसलिए टोटल तीन मोशन हो गए ना, एक मोशन के अलोंग 1/2 का कंट्रीब्यूशन है, तो 3 मोशन के अलोंग कितना हो गया, 3/2 kT का मोशन हो गया। इसी तरह से जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है भैया, रोटेशनल मोशन
रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए आपका जो बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तो अभी हमारा जो रोटेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, रोटेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? रोटेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन आपका किसका था? ये आपका ट्रांसलेशनल का था। ठीक है, रोटेशनल का जो कंट्रीब्यूशन आपका होता है, रोटेशनल का जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका, वो भी 1/2 kT का होता है। लेकिन इसमें दो केस बनते हैं बेटा। अगर रोटेशनल मोशन दो तरह का है, भाई दो तरह से मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, और ऐसा किस में होता है? ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल में होता है बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल में। तो लीनियर मॉलिक्यूल जो हो सकता है वो दो तरह के मोशन शो करता है, उसके टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आपका? kT का हुआ। ठीक है, और अगर वो तीन तरह के रोटेशनल मोशन शो कर सकता है, तीन तरह किसमें करता है? नॉन लीनियर में करता है। तीन तरह के जो रोटेशनल मोशन शो कर सकता है वो नॉन लीनियर में करता है। टोटल कितने हो गए इस केस में आपके? 3 × में 1/2 kT, दैट इज 3/2 kT। तो हमने दो तरह के कंट्रीब्यूशन तो निकाल दिए कि ट्रांसलेशनल कितना कर सकता है और आपका रोटेशनल कितना कर सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक का 1/2 kT है, वो डिपेंड करता है टोटल कितने मोशन है। जैसे यहाँ 3 मोशन थे तो टोटल 3/2 kT हो गया। रोटेशनल में दो केस बन गया, अगर दो मोशन है तो आपका वो kT मोशन शो करेगा, अगर नॉन लीनियर है तो वो 3/2 kT करेगा। मैं ये क्यों सब बता रहा हूं? ये मैं सीपी और सीवी के लिए बता रहा हूं बेटा, आपको इस चीज के लिए बता रहा हूं, आपको बहुत काम की चीज है आपकी ये। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर बचता है आपका वाइब्रेशनल। तो मतलब ये चीज आपको 11th क्लास में शायद कोई बताता होगा मुश्किल से। ठीक है, तो मैं बहुत आसान सी तरीके से बता रहा हूं, मुश्किल से नहीं बता रहा मैं। जो वाइब्रेशनल मोशन होता है बेटा, वाइब्रेशनल मोशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल के, वो kT होता है। ठीक है, उनका 1/2 kT होता है, इनका कंप्लीट kT होता है। K क्या है यहां पर? हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, चलिए, तो यहां से क्या होता है? अब यहां से टोटल जो मोशन होते हैं बेटा, टोटल मोशन किसी भी पार्टिकल के, टोटल मोशन 3n हो सकते हैं। n मतलब क्या है यहां पर? n हमारा यहां पर है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल 3n मोशन हो सकते हैं। अब इन 3n मोशन में से 3 तो क्या हो गए? ट्रांसलेशनल हो गए। दो क्या हो गए? रोटेशनल हो गए। लेकिन कब? अगर हम लीनियर ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल को, या फिर 3n - 3 - 3 हो गए अगर हम कौन सा ले रहे हैं? नॉन लीनियर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे? ट्रांसलेशनल, ये क्या है? रोटेशनल। तो बचे कितने? वाइब्रेशनल कितने बचे? 3n - 5 बचे, और यहां कितने बचे? 3n - 6 बचे, है ना। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए CO2 गैस है, CO2 गैस है, तो CO2 गैस टोटल एटम कितने हैं? n कितना है यहां पर? 3। तो इसके वाइब्रेशनल मोशन कैसे होंगे? क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो यहां पर होंगे 3 × में 3 - 5, 3 3 जा 9 - 4, तो कितने मोशन आ गए? वाइब्रेशनल टोटल 4 आ गए। 3 तो पक्का ट्रांसलेशनल होंगे, 2 पक्का क्या होंगे? रोटेशनल होंगे, और 4 क्या होंगे? वाइब्रेशनल होंगे। देखिए 3 तिया 3 3 जा 9 हो गया ना, देखो वो टोटल 9 मोशन। तो इस तरीके से आप जो है मोशन निकाल सकते हो कि कितने मोशन होंगे। ओके, चलिए, एक मोशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक मोशन का kT। तो अगर 3n - 5 मोशन है तो टोटल वाइब्रेशनल मोशन कितने होंगे लीनियर मॉलिक्यूल में? लीनियर में वाइब्रेशनल मोशन टोटल कितने होंगे लीनियर मॉलिक्यूल में? 3n - 5 × में kT। ठीक है, और टोटल वाइब्रेशन ये किसमें आए? हमारे लीनियर में आए हैं। और अगर हम बात करें टोटल वाइब्रेशन इन नॉन लीनियर, तो 3n - 6 × में kT, ये किसके लिए आ गए? नॉन लीनियर के लिए आ गए। ये तो आ गए मोशन टोटल, कैसे निकाल सकते हैं आप। और ये कंट्रीब्यूशन फिर किसमें दिखाया था मैंने आपको? इंटरनल एनर्जी में। तो अगर कोई जैसे CO2 की बात करते हैं भैया, कि CO2 की टोटल एनर्जी किसमें चेंज कितना आएगा? देखिए डेल्टा U, तो 3/2 kT किसके लिए? ट्रांसलेशनल के लिए, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2/2 kT, 2 मोशन शो करेगा, तो 3/2 kT। अच्छा, उसके बाद 4 मोशन कौन से आए थे? वाइब्रेशनल आए थे, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना था? kT का था। ये कहता ना 3n - 5 × में kT, तो 4 आया था, तो प्लस 4 kT, है ना। तो अगर तुम सोल्व करें तो 3/2 kT प्लस 5 kT, 4 पर 5 kT हो गया, तो टोटल कितना हो गया? ये
13/2 kT। ये क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा U निकालना आ गया। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ये तो हमने डेल्टा U निकाला बेटा अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डेल्टा T से डिवाइड कर दूं तो यहां सिर्फ 13/2 K बचेगा, है ना, यही बचेगा। T से तो डेल्टा T 1 हो गया डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसको मोलर में कन्वर्ट करता हूं, मोलर में, तो N से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोलर में ये तो हीट कैपेसिटी बन गई, CV बन गया है, तो मोलर हीट कैपेसिटी तो वो कितनी आएगी, जो K/N होता है ना, N क्या ले रहा हूं यहां पर, अवोगाड्रो नंबर। अगर मैं N को अवोगाड्रो नंबर लेता हूं, N = 1 मोल लेता हूं, दैट मींस कि अवोगाड्रो नंबर तो K/N जो होता है विच बिकम्स इक्वल टू R, ठीक है। तो यहां से CV कितना बन जाएगा, 13/2 R बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसान वाले से स्टार्ट करता हूं। ये तो मैंने आपको सिर्फ निकालना सिखाया कि CV आप कैसे निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से, आप सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम, ताकि आपको थोड़ी सी तरीका समझ में आ जाए क्या करना है। बस मुझे जो समझाना था वो हो गया है। देखिए, हम मोनोटॉमिक के लिए करते हैं पहले, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए देखिए, रोटेशनल क्या होता है, 0, वाइब्रेशनल क्या होता है, 0, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा होता है हमारे पास, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 3/2 kT होता है। तो CV कितना होगा इसके लिए, 3/2 R हो जाएगा। कैसे आएगा, समझ में आया ना, ये तो डेल्टा U आया ना हमारे पास यहां से, तो ये क्या आएगा हमारे पास, CV कितना आएगा, 3/2 R आ गया। तो CP माइनस CV क्या होता है, R। तो CP कितना आ जाएगा, R प्लस CV, दैट मीन्स की 3/2 R प्लस R, यानी कि 5/2 R, यही आएगा। तो अब मैं आपको गामा निकालना है आपको, तो गामा कैसे होता है, CP/CV, दैट मीन्स की 5/2 R, 3/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/3 आ गया, दैट मीन्स 1.66 के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो गामा जो आ गया आपका किसी गैस, मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.66 होती है। अब आपके लिए अच्छी बात ये है, तो आप इनको याद कर लीजिए, मोनोटॉमिक के लिए CV कितना होता है, सिर्फ CV कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका तरीका बताता हूं आपको निकालने का। देखिए, अब जैसे हम डायटोमिक की बात करते हैं, मैं एग्जांपल वो लेता हूं आपको, फॉर डायटोमिक गैस, ठीक है। हम डायटोमिक गैस की बात कर लेते हैं। डायटोमिक गैस के लिए देखिए क्या होगा, डायटोमिक गैस के लिए अब सभी मोशन होंगे, एटम कितने हैं, 2, मतलब N कितना होगा यहां पर, 2 हो गया। तो अगर हम सीधा CV निकालें तो ट्रांसलेशन कितना होगा, 3/2 R। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा लीनियर होता है, तो हमेशा उसके लिए मोशन कितने होंगे, 2/2 R, मतलब R ही हो गया वैसे तो, बट मैं समझा रहा हूं फिर भी। अच्छा, इसके अलावा लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो 3 2 6 माइनस 5 कितना आ गया, R आ गया। तो यानी कि सिर्फ R बचेगा, ठीक है। तो टोटल मोशन कितना हुआ, CV 3/2 प्लस R प्लस R, कितना आ गया ये टोटल, कितना आ गया, ज्यादा तो नहीं आ रहा कुछ, 7 कैसे आ रहा है ये, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ ठीक है, ये 7 ही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 7/2 R आ गया, ठीक है। अच्छा, CV निकल गया, तो CV निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। CP क्या होता है, CV प्लस R, तो 7/2 R प्लस R, दैट मीन्स 9/2 R। तो CP मिल गया, CV मिल गया। तो डायटोमिक गैस के लिए हम CP/CV निकाल सकते हैं, लीनियर के लिए वो भी, क्योंकि डायटो लीनियर होता है ऑलवेज का। तो CV कितना होगा, 9/2 R, CV कितना होगा, 7/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 9/7 आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, 7 2, ठीक है। तो जितना ही आएगा 1.2 के आसपास, है ना, आई थिंक 7 14, हाँ ठीक है, ये आना चाहिए, 1.26 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपका डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू जो है वो आ गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द CP एंड CV फॉर आइडल गैस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रेशियो निकालते हैं तो गामा की इक्वल आती है, और अगर वैसे निकालते हैं तो हमारा क्या रिलेशन आता है, ठीक है। क्लियर होगी बात ये वाली, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। चलिए जी, एक चीज बता दूं आपको, बढ़िया सी काम आ जाएगी आप कहीं ना कहीं, लेकिन सर आज तो जोश में पूरे, कहां से टोपी निकाल के ला रहे हो। देखिए भाई, CP माइनस CV क्या होता है, R होता है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको CV से डिवाइड कर दूं,
CV से डिवाइड कर दूं तो ये CV हो गया, ये भी CV हो गया, ये भी हम CV कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या होगा गामा, ये होगा 1 इक्वल टू R बाय CV, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहां से CV कितना मिल गया आपको, R बाय गामा माइनस 1, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। CV जो होता है R बाय गामा माइनस 1 हो सकता है। कई बार कॉम्पिटिशन के अंदर ऑप्शन में पूछ लेते हैं आपसे 1 मार्क्स के अंदर कि बताओ इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो सकती है, तो इसके वैल्यू इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, ये तो हो गई कुछ बातें बढ़िया वाली, कुछ टॉपिक कॉम्पिटिशन लेवल का भी हमने कर लिया आज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने लायक टॉपिक है, तो इतना बेकार टॉपिक नहीं है, मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ाने लायक टॉपिक है, मजेदार, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद मैं आपको कुछ रिलेशन बता रहा हूं अब, क्योंकि मैंने आपको गामा बता दिया, तो गामा बताने का मुझे फायदा ये होगा कि मैं आपको कुछ रिलेशन जो है बताने वाला हूं अब, और जो रिलेशन आपके हैं वो रिलेशन आपके काम आएंगे। वो भी नॉर्मली सी बात है कि वैसे तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ही वो अवेलेबल ज्यादा होते हैं आपके, स्कूल एग्जाम के लिए तो नहीं है इतना कोई खास, बोर्ड के लिए। अगर आपकी प्रोसेस एडियाबैटिक हो, रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो उसमें आपको जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसमें कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो आपके काम आता है। जैसे अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है और वॉल्यूम की रेशियो है गामा, गामा ये जो मैं आपको बताया अभी, दैट विल इक्वल टू के सम कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि P1 V1 गामा ऑलवेज इक्वल टू P2 V2 गामा दैट इज इक्वल टू के, ठीक है। जैसे बोइला में पढ़ते थे P1 V2, वो किसके लिए था, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था। टेम्परेचर कांस्टेंट था ना बोइला में, बोइला में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे, बट यहां तो हम प्रोसेस एडियाबैटिक ले रहे हैं, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लिख सकते हैं, तब हमें P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा लिखना पड़ता है। तो ये रिलेशन आपका किसके लिए है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आपका ये रिलेशन है। इसी तरह से हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं वैसे तो, बट फिर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन आपका होता है दैट इक्वल टू T V गामा माइनस 1 इक्वल टू के, दैट मीन्स कि T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। सेम बात आप किसके लिए बोल सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए बोल सकते हो। तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है आपको कि P 1 माइनस गामा डिवाइड बाय गामा इक्वल टू के, दैट मीन्स कि T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा बाय में गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन बेटा आपके हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, जो आपसे पूछ लेते हैं। वो कंपटीशन में क्या सभी लेवल में आता है, आगे ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो भी आपके काम आएगा, कहीं भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जो रिलेशन आपको पता होने चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको, बोलिए बेटा, आई नहीं आई, चलिए अच्छी बात है। अगर आप दिक्कत नहीं आई तो दिक्कत अब आगे भी नहीं आएगी आपको, जो आपको मैं बताने वाला हूं। बताने वाला क्या वाला हूं आपको, मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा यू निकालना हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, रिवर्सिबल के लिए हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए आपको डेल्टा यू निकालना हो तो वो कितना आएगा आपका, वो आपका आएगा NR, कैसे आया बताऊंगा अभी, गामा माइनस 1, ठीक है, गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1। कहेंगे सर ये कहां से जुगाड़ निकाल रहा है, अरे बेटा बहुत आसान है, अभी मेरे को क्या बताया था, डेल्टा यू जो होता है वो N इंटू में CV इंटू में DT होता है, बताया था। तो N तो एज इट इज है हमारा, CV की वैल्यू मैंने अभी निकाली दिखाई थी आपको कि CV जो होता है वो R बाय में गामा माइनस 1 होता है, अभी दिखाया था ना मैंने, तो काम आएगा, तो काम आ गया ना। और डेल्टा T दैट मीन्स की चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स की T2 माइनस T1, तो देखो ये वही आ गया। तो डेल्टा यू निकल गया आपका, निकला कि नहीं निकला, बता दिया होगा आपको बढ़िया चीज, अरे ऐसी थोड़ी हम पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया वाले बताएंगे। तो डेल्टा यू आई थिंक आपका निकल गया कि डेल्टा यू कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आपसे कोई अगर वर्क डन पूछ ले तो कि सर वर्क डन बताओ, फिर तो एडियाबैटिक में क्या होगा। मैं आपसे पहले ही कहा था कि अलग अलग प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है हमारा वो अलग अलग होता है ना, बताया था ना। देखिए बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा 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 आसान है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि डेल्टा यू जो होता है वो डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो मीन्स कि डेल्टा डब्ल्यू क्या बचा हमारा, डब्ल्यू डेल्टा यू के इक्वल
बनेगा, है ना। अब क्योंकि वर्क डन कैसा है, हम एक्सपेंशन लेके चल रहे हैं, तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बताया था मैंने, एक्सपेंशन अगर होगा तो वर्क डन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो डेल्टा यू सॉरी माइनस इक्वल टू डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा यू की वैल्यू ये रही, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, माइनस एन आर बाय में गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 इक्वल टू W। दिस इज द रिलेशन फॉर वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, ये किसके लिए है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आपका वर्क डन है। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसको ही कर लीजिए, बस ज्यादा पचड़े में मत पड़िए, मतलब बहुत फॉर्मूले बन जाते हैं ऐसे तो, लेकिन फिर ऑब्वियसली इतना कंफ्यूज मत कीजिए, जितना है बस वही करा दीजिए। जिससे मैं थोड़ा बहुत करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का भी आइडिया आ जाए कि कंपटीशन लेवल में थर्मोडायनेमिक्स आपकी किस तरीके से जो है आ सकती है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा टॉपिक सारा, कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्या रिलेशन हो सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सब बातें आपको करनी है। ठीक है, हाँ करने को तो फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम मीटर में भी कर सकते हो, वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ से बता सकता हूँ, T2 T1 से, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। आप T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू निकाल लीजिए, और T2 T1 की वैल्यू कहां से निकालोगे, जो मैंने आपको प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन बताए थे, वहां से आप T और T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो उस वैल्यू को निकालने के बाद जब वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, वैल्यू पुट करने के बाद आपको बड़ी आसानी से जो है रिलेशन मिल जाता है, किसके लिए, वर्क डन के लिए आपको रिलेशन मिल जाता है। और अगर मैं आपको वो बताऊं तो वो आप कर सकते हो, देखिए वो रिलेशन आप क्या कर सकते हो, दैट इज W इक्वल टू गामा माइनस 1 बाय R P2 V2 माइनस P1 और V1। तो ये एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो W निकालने के लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आई थिंक जो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो इसको साफ कर दे, अब थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक करते हैं। ये सारा कॉम्पिटिशन लेवल का टॉपिक था आपका आज का, और कर लिएगा इसको, जो मैंने आपको डीपीपी दिया उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंने आपके वो फॉर्मूले यहाँ से करवा दिए हैं। ठीक है, वरना मैं शायद ना करवाता, लेकिन क्योंकि मैं आपको डीपीपी दे रखी है, तो इस डीपीपी की वजह से ही मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ये सब टॉपिक करवा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए, थोड़ा आप खुद भी करना सीख जाओ, अब कि आपको थोड़ा फॉर्मूले पता चल जाते हैं तो खुद भी आप डेरिवेशंस वगैरह कर सकते हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ये सब करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, और वो नया टॉपिक क्या है आपका, वो नया टॉपिक आपका है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ना होता है हमें, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज है, क्या बला है, वही हमें अब सीखनी है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, और थर्मोडायनेमिक्स का भी हम एक पार्ट बोल सकते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। जो हमें क्या बताता है बेसिकली, जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जनरल कोई भी फिजिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट में चेंजेस आएंगे, उन हीट चेंजेस को हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हीट चेंज हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं भाई, लाइक कंबशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, हम पढ़ेंगे सारी बातें, हाइड्रेशन हो गई, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो उन सभी रिएक्शंस के दौरान जो हीट में चेंजेस आते हैं, उन्हीं को पढ़ने के लिए हम थर्मोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। इसी के अंदर आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, और आपके एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है क्वेश्चंस का, अराउंड उसमें टोटल 23 क्वेश्चन है, 23 में से लगा लीजिए 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे रिलेट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मुश्किल नहीं है, मैंने कहा मुश्किल है, आसान है बहुत, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी के अपने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, तो इन टॉपिक को छोड़ेगा मत। ये कर लिया तो पेपर में आपको एक क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम के अंदर या कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है यहां से, जो आपको सोल्व करना ही होता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, हम थोड़ी सी डेफिनेशन लेते हैं इसकी, कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है,
It is the branch of chemistry which deals with the study of heat changes. ठीक है, we study the heat changes. ठीक है, accompanying या during a chemical reaction. ठीक है, is called thermochemistry. ठीक है, is called thermochemistry. ओके, समझ में आ गया? अच्छा, खास बात भाई, हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेशर हमारा है वो कांस्टेंट है, दैट इज पी एक्सटर्नल जो हम मान के चल रहे हैं, जिस टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंटेनर में कर रहे हो या किसी बीकर में कर रहे हो, कुछ भी किसी भी कंटेनर में कर रहे हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैंने आपको कल भी बताई थी बात कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है उस दौरान जो हीट में चेंज आएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस दौरान हीट में जो चेंज आएगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? वो हमारा इंथैल्पी में चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, ये बताया था ना कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान हीट में चेंज आ रहा है और वो हीट में चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, तो हम नॉर्मल सी बात है इंथैल्पी चेंज पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहां पर हम जितने भी हीट चेंजेस निकालेंगे वो किसकी टर्म में निकालेंगे? डेल्टा एच की टर्म में निकालते हैं, डेल्टा यू की टर्म में नहीं निकालते। हाँ, एक बार डेल्टा एच पता चल गया हमें तो हम डेल्टा यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे, बट फिलहाल आप ये ध्यान पे फोकस रखिए, इस बात पे फोकस रखिएगा कि डेल्टा एच जो होता है हमारा, वो हमारा इस क्वेश्चन में, इस पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हमें डेल्टा एच ही पहले कैलकुलेट करना है। आपसे पूछा भी यही जाएगा, आपको न्यूमेरिकल में दिया भी यही जाएगा, डेल्टा एच ही आपको दिया होगा। तो डेल्टा का मतलब समझ लीजिए क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि हम जितनी प्रोसेस पढ़ रहे हैं सारी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट में चेंज आता है वो हमारा एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। यहां तक बात क्लियर होगी? समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छा जी, देखिए अब यहां से कुछ बातें आपको ऐसे ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितने भी हीट चेंज पढ़ रहे हैं हम एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हीट में चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहेंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हम उसको कहेंगे। ठीक है, और डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा एच नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर मैं आपसे कोई पूछे कि बताइए मुझे ये स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है सर, तो कोई मुझे बच्चा बताएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात आ गई ना। तो नॉर्मल सी बात है कि जब टेम्परेचर हम कितना लेके चलेंगे? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, बस ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि अगर इन कंडीशंस पर इंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस कि वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होगा किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए, दैट मींस कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हम उसको कहेंगे। क्लियर होगी बात ये वाली? यहां तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए भाई, थोड़ा सा आपको और इसमें क्लियर जो है वो कर देता हूं कि क्या होता है। अब ऐसे होगा भाई, आपको सर आज तो वीडियो बहुत लंबा खींच, सर ने क्या बात है और भाग जाते थे। अब मैंने थोड़ा सा जुगाड़ ये लगाया है आपके लिए, क्योंकि डेली आप वीडियो शायद देख नहीं पाते हो, डेली आपके पास टाइम होता नहीं इतना, तो अब आपकी एक दिन में एक वीडियो डालूंगा, एक दिन छोड़ के दिन वीडियो आएगी, मतलब अल्टरनेट डेज पे, और 1 आवर्स की कम से कम वीडियो होगी। तो उसमें आपके नॉर्मल 2 दिन का टॉपिक कवर हो गया, हाँ, तो वो 2 दिन आता है, वो 1 दिन में कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके पास टाइम भी होगा देखने के लिए, आराम से 1 घंटा समझ के आराम से कर सकते हैं उसको, और इससे दूसरी क्लासेस को भी टाइम मिल जाए करने का। तो इसलिए अब मैं इस तरीके से करूंगा, एकदम से लंबा सिलेबस भी खींच सकते हैं, उससे टाइम भी ज्यादा मिलता है हमें करने का, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं बार बार चेक करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टॉपिक अब मैं कोशिश करूं करने की, ताकि आपका सिलेबस भी खिंच जाए और आपको समझ में आता रहे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है A+B, कोई रिएक्शन हुई है वाली C+D। ठीक है, अब इस रिएक्शन में इसकी भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी तो होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगी, और इसकी भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगी, सबकी होगी। ये तो क्या है? प्रोडक्ट है, और ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब रिएक्शन हुई तो उस दौरान हमने मान लिया कि कुछ हीट भी निकली होगी, है ना, कुछ हीट हमें या तो देनी पड़ी होगी या मिली होगी हमें, दोनों बात हो सकती है। अगर हम हीट दे रहे हैं
तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो हम उस केस में रिएक्शन के लिए हीट देंगे उसको। तो अगर इस केस में जो डेल्टा एच आपका होगा, चेंज होगा इंथैल्पी में, वो पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, बिकॉज वहां उस केस में हम उसको हीट दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट की हीट जो है वो रिएक्टेंट की हीट से क्या होगी? इंथैल्पी से क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। और अगर हमें हीट मिल रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस केस में डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब रिएक्शन हो रही है और हमें ये दिख रहा है कि अब न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू बोली हुई नेगेटिव है, दैट मींस कि उस प्रोसेस के दौरान इंथैल्पी चेंज जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब उसने हीट, सिस्टम ने हीट क्या किया? रिलीज की है। और अगर हमें दिख रहा है कि न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा एच पॉजिटिव दिया गया है, दैट मींस कि वहां पर इंथैल्पी में चेंज आया है, वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब सिस्टम ने हीट ली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चेंज इन इंथैल्पी निकालना पड़ जाए, चेंज इन इंथैल्पी, तो कैसे निकालोगे? जितनी भी प्रोडक्ट की इंथैल्पी है उन सबको जोड़ लेंगे, तो सम ऑफ इंथैल्पीज, ठीक है, किसकी? ऑफ प्रोडक्ट। और उसमें करना क्या है? माइनस करना है। किसको माइनस करना है? सम ऑफ इंथैल्पीज, किसकी? रिएक्टेंट्स की। तभी तो चेंज पता चलेगा कैसा है, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, है ना। तो सम के लिए हम मैथमेटिकली यूज करते हैं सिंबल समेशन। तो यहां पे क्या लिखते हैं? समेशन एच प्रोडक्ट माइनस समेशन एच रिएक्टेंट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि डेल्टा एच हमें इस पूरे थर्मोडायनामिक्स में कैलकुलेट करना होता है और क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसी प्रोसेस के लिए, वो भी मैंने आपको शायद थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि डेल्टा एच हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर जो आप ले सकते हो वो 1 बार भी ले सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज के बारे में जो हमें पढ़नी है। मार्कर में इंक देखते हैं भैया। ठीक है, इसको साफ कर दें, समझ में आ गया थोड़ा बहुत? चलिए जी, तो हम अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस की इंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनता है भैया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हमने नाम रखे हुए इंथैल्पीज के, तो वही टाइप आपको बताने हैं। इसमें से 2 या 3 में से ली 3 टाइप ऐसे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 टाइप जो बताऊंगा आपको मैं, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन्हीं के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सेल में सबसे ज्यादा दिए हुए हैं। और बाकी सब क्वेश्चन जो है इतने, बाकी जो टाइप है उसके इतने क्वेश्चन नहीं है, आते भी नहीं है इतने, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उनका यूज इन पहले तीनों में हो जाता है जनरली। तो इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, बस ये 3 समझ में आ गए तो सारी समझ में आ जाएंगे आपको, सारे के सारे टाइप्स। तो बेसिकली आपको सिर्फ इन तीनों को पहले समझना है, इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार ये समझ में आ गए तो आपकी बात बन जाएगी, उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको सबसे आसान वाली समझाने जा रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो समझाने जा रहा हूं, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वाओ, वटा एंथैल्पी, फॉर्मेशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं भैया। कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए किससे? उसके एलिमेंट से, उसके एलिमेंट जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसी से 1 मोल, कम से कम 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए सॉरी भाई, 1 मोल ठीक है, 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए किससे? उसके एलिमेंट से ही जितनी हीट इवोल्व होती है, मतलब देनी पड़ती है या मिलती है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बोल सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे हम कि द हीट चेंज का मतलब कुछ हो सकता है, लेना भी और देना भी। when 1 mole of a substance is formed from the elements
ठीक है, एलिमेंट से बनाना है भाई, कंपाउंड से नहीं बनाना है, कंपाउंड से कंपाउंड नहीं बनाना है, सिर्फ एलिमेंट से बनाना है। बताऊंगा एग्जांपल हम आपको। अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम 1 मोल कोई भी सब्सटेंस बना रहे हैं, लेकिन किससे बना रहे हैं? एलिमेंट से बना रहे हैं, एलिमेंट से। ठीक है, इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? हीट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डिनोट किससे करेंगे इसको? हम डिनोट करेंगे इसको डेल्टा एच और यहां लिखेंगे स्मॉल एफ। ठीक है, हाँ, अब यही बात अगर मैं स्टैंडर्ड के लिए बोलता, भाई हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी में कोई खास बड़ा चौड़ा फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इतना करना है कि डेल्टा एच एफ और यहां पर डेल्टा एच एफ और यहां पर नोट लगाना है। तो अब वो जो प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है ना स्टैंडर्ड वाले केस में, उसमें पहले से पता है भाई, टेम्परेचर वो बोल रहा है 298 केल्विन, प्रेशर वो आपको बोल रहा है 1 एटमोस्फेयर या 1 बार का। नॉर्मली हम 1 बार ही करते हैं यूज, 1 एटमोस्फेयर रहने दीजिए, 1 बार का। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर उसने आपको बोला नहीं हुआ है कि इंथैल्पी स्टैंडर्ड है नहीं है, तो आप मान के चलोगे कि इंथैल्पी स्टैंडर्ड है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर उसने आपको नहीं बोला है कि इंथैल्पी स्टैंडर्ड है या कंडीशंस नहीं दे रखी हैं आपको टेम्परेचर प्रेशर की, तो उस केस में आपको खुद से कंसीडर करना है कि इंथैल्पी आपकी स्टैंडर्ड ही होगी। कंडीशन दे रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप खुद से कंसीडर कर लोगे कि वो आपकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होगी। ठीक है, अच्छा जी, एग्जांपल देता हूं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे CO2 बनाना है, CO2 बनाना है। आपको कैसा CO2 बनाने के बहुत तरीके हैं, बिल्कुल तरीके हैं बेटा, बहुत सारे हैं, मुझे पता है। सबसे आसान तरीका क्या आएगा दिमाग बच्चे के? सर C+O2 CO2 होगा बेटे, वाह क्या बात है। फिर एक दूसरा नमूना उठेगा, अरे सर मैंने तो ये भी पढ़ा था कहीं, ये भी तो होता है, यहां से तो 1 मोल CO2 बनता है। मैंने कहा भी हाँ बनता तो है। फिर एक तीसरा बंदा उठ गया, अरे सर हम ऐसे भी तो बनाते थे, यहां से तो CO2 बनता है। बिल्कुल बनता है बेटा, मैंने कब मना किया है, बिल्कुल बनता है, ऐसे ही बनता है। फिर चौथा बंदा उठ गया, अरे सर अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या गलत होगा? मैंने कहा बेटा फॉर्मेशन गलत नहीं है, फॉर्मेशन तो गलत नहीं है, लेकिन इन सब में इंथैल्पी में चेंज आया होगा, यहां भी कुछ ना कुछ 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 आया होगा। वो आपसे क्या कह रहा है कि आपने जो ये 1 मोल कंपाउंड बनाया है, 1 मोल, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एलिमेंट से ही बना हुआ, तभी हम मान लेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई है। एलिमेंट से कहां बन रहा है? जो इसके अंदर ये एलिमेंट है, जो इसके अंदर ये एलिमेंट है, ये सिर्फ यहां दिख रहे हैं। देखो इन सब में तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड से अगर आप कोई नया कंपाउंड बना रहे हो ना, उस केस में जो इंथैल्पी में चेंज आएगा उसको आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ये बात समझ लीजिए, कोई भी कंपाउंड बनाना है तो वो उसके एलिमेंट से ही बना होना चाहिए, तभी उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान देखिए, एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। जैसे CO बनाना होता है आपको, तो CO बनाने का सिर्फ एक ही तरीका आपको आना चाहिए, C+½ से ही CO बनता है 1 मोल। ठीक है ना? तो यही इसके लिए ही जो इंथैल्पी में चेंज आएगा उसी को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। बाकी किसी तरीके से अगर बनता हो उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना आ जाए किसी कंपाउंड के लिए तो कोशिश ये कीजिए कि उसके लेफ्ट साइड में हमेशा हमें एलिमेंट ही दिखे, उसके कोई कंपाउंड ना दिखे। ठीक है, अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको किसी प्रकार की? बोलिए बेटा, हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई ना? दूसरी बात आता हूं, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इस रिएक्शन को 2 से गुना करते हो, कि सर किसी रिएक्शन में दिया हुआ था, भाई यहाँ 2CO2 लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, इंथैल्पी क्योंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंथैल्पी की वैल्यू भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को आप इंथैल्पी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, क्योंकि इंथैल्पी खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल, मास ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स कि हम उसको भी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक तीसरी बात आता हूं इसी के अंदर। अगर आप रिएक्शन को उल्टा लिखते हो, मान लीजिए इस केस में आपको वैल्यू यहां पर पॉजिटिव दे रखी थी भाई, इस तरीके से, इस केस में वहां यहां 1 था, यहां 1 था, यहां 1 था, इसके लिए आपको डेल्टा एच कैसे दे रखा था? पॉजिटिव दे रखा था। अगर आप इसका उल्टा लिखते हो
कि सर CO2 से मैं C+O2 लिख दूं? अगर ऐसा लिखते हो किसी रिएक्शन में तो डेल्टा H की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बनते टाइम एनर्जी दे रहे हैं तो उल्टा लेते टाइम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि सिर्फ एलिमेंट से होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तीसरी बात, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, रिएक्शन को उल्टा करके लिखता हूं तो इंथैल्पी के साइन में चेंज जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कुछ टॉपिक जो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे, और फिर हम बाकी जो इंथैल्पीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले तो साफ कर लें। देखिए भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है। देखिए CH4 का आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, कितना है 74.8 किलो जूल पर मोल। CO2 का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है -3.5 किलो जूल पर मोल। और 2H2 का आपको दे रखा है, H2 का दे रखा है सॉरी आपको 286.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा एक खास ध्यान बात रखिएगा भाई, जो आपका प्योर स्टेट में होता है ना, प्योर जैसे O2 बिल्कुल प्योर है ना, तो इसका जो इंथैल्पी लेनी है आपको वो 0 लेनी है। इसकी इंथैल्पी क्या रखनी है आपको 0 रखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा किसी भी प्योर फॉर्म में। अब इसको मैं 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं। देखिए आपको थोड़ा मेरे वाले तरीके से समझाता हूं, वो शायद आपको आसान लगे। ठीक है, इसने क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है इसका। ठीक है वैसे कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊं, मैंने आपको चीज बताई थी कि जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है हमारा, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यही होता है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या है हमारे CO2 और 2H2O। ये जो इंथैल्पी है तो 1 मोल के लिए आई होगी, पर मोल लिखा होगा क्वेश्चन, तो 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वो तो बात की बातें हैं। तो पहले क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी क्या है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है ये 2 प्रोडक्ट है CO2 और H2, इनका इंथैल्पी क्या है ये दोनों है, इनको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब -393.5, अरे यार 0.5 किलो जूल पर मोल, किलो में लिख रहा इकट्ठा लिख लेंगे। इसके बाद माइनस, अब क्योंकि 1 मोल के लिए है, हमें तो 2 मोल के लिए चाहिए है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 286.2 ये हो गया, ये तो प्रोडक्ट की हो गई। और फिर माइनस उसके बाद रिएक्टेंट की क्या लेनी है CH4, 1 मोल की कितनी दे रखी है आपको -74.8 इतनी दे रखी है, और दूसरा O2 की हमने 0 बताई है तो इसका भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा भैया मेरे पास, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, -89.1 किलो जूल पर मोल आएगा। अच्छा खास बात भाई, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करें तो अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है देन फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन। आप सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। बिना बैलेंस करे रिएक्शन करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो यहाँ 2 लिखा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर सिंपल एस्ट होता तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से होता, फिर तो बैलेंस ही नहीं होती। अगर यहाँ 2 होता तो बैलेंस ही नहीं है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है 2 ही हाइड्रोजन है, बैलेंस ही नहीं। तो पहले बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि उससे एग्जैक्ट इंथैल्पी हमें चलेगी पता कि कितनी इंथैल्पी दी गई है या ली गई है। तो ये आपकी एक टाइप की इंथैल्पी जो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन का तरीका बता दिया कैसे करना है। और भी क्वेश्चन अभी करेंगे इसके, और भी टाइप करेंगे इंथैल्पीज के अभी, तो बट वो करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको समझिए अच्छे से। आज का तो मैंने बहुत अच्छा करवाया। एक क्वेश्चन आपको दिया था स्टार्टिंग में, उसको ध्यान रखिएगा कि CP CV से ग्रेटर क्यों होता है, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो ये सब समझिएगा। आगे इसको थर्मोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए बन रहिए कैमरा के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।